वेक्टर में, यहीं पे थे। हाँ वेक्टर में हमने ये डिस्टेंस वाली रिजल्ट यहाँ तक पढ़ लिया था, सेक्शन फॉर्मूला तक हम पहुंच गए थे ना, क्यों? यस सर, यस। चलिए आज हम इसी सेक्शन फॉर्मूले को यूज करना सीखते हैं। तो अगर मान लो ऐसे मैं समझूं कि एक ट्रायंगल सपोज हमारे सामने है ए बी सी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया डी जो कि इसको डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, ठीक। ए को अगर हम रेफरेंस माने तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर। ए से हम डी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये आएगा ए डी वेक्टर। बताओ ए डी वेक्टर क्या लिखोगे? तो हम ए डी वेक्टर को लिखेंगे m टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर प्लस n टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर बाई m प्लस n। ये कितने लोगों को समझ आया? नहीं समझे? भाई रेफरेंस ओरिजिन की जगह हमने ये मान लिया, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से देखोगे तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर अगर ए से देखोगे तो ए सी वेक्टर हो जाएगा। इसका पोजीशन वेक्टर अगर लिखना है तो वही रेशियो वाली चीज हो गई कि नहीं, m इंटू ये वाला वेक्टर n इंटू ये वाला वेक्टर बाई m प्लस n। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? यस सर। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यस सर। अब इसी में, अब ये मैं इसलिए समझा रहा था, जैसे आपने एक लाइन ज्वाइन की ऐसे करके, ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए है। ये पॉइंट आपने कहा बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सपोज बी है। तो आपको यहाँ पर अगर इसका मिड पॉइंट लेना है सी, तो सी वेक्टर आप तुरंत क्या लोगे भाई? दोनों का मिड पॉइंट है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई, क्या है समझ में भाई? यस। तो अगर वही कोऑर्डिनेट वाली थ्योरी से चलें, जो कोऑर्डिनेट में हमने सीखा था कि अगर ये ए पॉइंट है, ए है, सही है, ये बी है और ये सी पॉइंट है और सी मिड पॉइंट है वेक्टर सी, तो बी वेक्टर को हम तुरंत 2 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर। ये हो गया इसका ट्वाइस माइनस ये, नहीं? तो मिड Yes, पॉइंट को इतने ही तरीके से यूज करेंगे अगर करेंगे तो, ठीक है। बात सुने। अच्छा, वेक्टर की लेंथ निकालना तो बताया ना मैंने, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस। किसी भी वेक्टर की मॉड ऑफ लेंथ, वेक्टर। हाँ वही लेंथ ऑफ वेक्टर मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अरे हाँ ना, लेंथ ऑफ वेक्टर वही तो हो गया ना, ए बी वेक्टर हाँ मतलब सर, मॉड। मॉड वेक्टर। अब ये सब चीजें हैं, जैसे मान लो अब क्वेश्चन ऐसे पूछा मैंने, ट्रायंगल बनाया मैंने, दैट इज ए बी सी, ठीक है। ए पॉइंट मैंने दिया 2,3,1, बी पॉइंट मैंने दिया -1, 2,3, 2,3 और सी पॉइंट मैंने दे दिया आपको -2, एबीसी तीनों पॉइंट दे दिए। तो इसका मतलब हमने ए का पोजीशन वेक्टर दे दिया 2i + 3j + k, समझ रहे हो कि नहीं? बी का भी पोजीशन वेक्टर दे दिया और सी का भी पोजीशन वेक्टर दिया। अब मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, ए से डाला गया जो मीडियन है एडी, उसकी लेंथ क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एडी वेक्टर, पहला सवाल फाइंड एडी वेक्टर। तो क्या करोगे बताओ? सीधा काम करोगे भाई, डी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। डी मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो डी वेक्टर क्या हो जाएगा, आ बी जाएगा। प्लस सी बाई टू। तो बी प्लस सी बाई टू करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। -3/2 0 और 5/2। -3/2 0 और 5/2 और फिर सीधा क्या लगा देंगे, लेंथ। तो जो एडी वेक्टर का मॉडुलस, अगर एडी वेक्टर ही कोई पूछे तो एडी वेक्टर क्या लिखोगे, डी माइनस दिस, डी माइनस ए। तो -3/2 -2 इंटू आई कैप -7/2 आई कैप -3j कैप +3/2 k -3j कैप। कैप और +5/2 -1 इंटू जे कैप, यही तो लिखेंगे, बोलो। यस सर। यानी -7/2 आई कैप 3j कैप और +3/2 3/2। जे कैप। अरे हाँ या ना?
और इसी की लेंथ निकालनी होगी, अगर मीडियन की लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से सीधा लेंथ निकाल दोगे। बोलो भाई, यस सर। इसी को सॉल्व कर देंगे, लेंथ निकल आएगी। कितने लोग ये बात समझ रहे हो? यस Good. तो अब अगर ऊपर वाला इसी थोड़ा सा दिखा दीजिए। सर एक ये ऊपर सेकंड, वाला दिखा दीजिए। एक सेकंड, अगर इसी में मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल एबीसी है, तो कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचो कि अगर इसका इन सेंटर आई बोले, आई अगर इन सेंटर है, आई क्या है? इन सेंटर है, तो इन सेंटर क्या होगा? इन सेंटर कैसे निकालते हो? पहले क्या होगा? अगर इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो क्या हम साइड लेंथ निकाल लेते हैं? यस सर। यस ये वाली साइड लेंथ बीसी कितनी आएगी? मॉड ऑफ सी माइनस बी। सी माइनस बी, वेरी गुड। ये वाली साइड लेंथ कितनी आ जाएगी? ए सी मॉड ऑफ ए माइनस सी, सी माइनस सी माइनस ए या ए माइनस सी, मॉडुलस में तो सेम ही same, है। यस सर। नहीं समझ रहे हो? और ये वाली साइड लेंथ ए बी कितनी आ जाएगी? मॉड ऑफ बी माइनस ए। अब तीनों साइड लेंथ आ गई, तो आई वेक्टर अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? बीसी वेक्टर इन, सॉरी बीसी लेंथ इंटू ए का पोजीशन वेक्टर, बी सी इंटू ए पोजिशन है ना, प्लस प्लस ए सी इंटू बी ए सी इंटू बी वेक्टर प्लस A B into into C C वेक्टर और होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस प्लस बी सी A प्लस। plus BC plus CA. सी। ये बात कितने लोगों को समझ आई इन सेंटर की? Yes, sir. तो सेंट्रॉइड भी सेम हो जाएगा ना? अरे हाँ, है ना? Yes, अगर sir. मैं इसी ट्रायंगल बाय का 3 सेंट्रॉइड आपसे पूछूं, ए बी सी का सेंट्रॉइड पूछूं जी, तो जी वेक्टर क्या बोलोगे? अगर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो जी का पोजीशन वेक्टर जी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस सी B वेक्टर वेक्टर C बाय वेक्टर 3। बाय 3। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, सेंट्रॉइड मीडियन पे होता है और मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1. बी पॉइंट होगा वो बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और ये किस रेशियो में आएगा? 2:1 1 आएगा। तो क्या हम हाँ। एजी वेक्टर अगर देखें तो हम उसको 2AD/3 बोल सकते हैं? यस अरे हाँ या ना, बोलो। ये किसकी बात हो गई? किसकी बात हो गई है? सेंट्रॉइड की। कितने लोग ये सब समझ रहे हैं भाई? वेक्टर में सेम चीज चल रही, बस एबीसी क्या है? उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। कहाँ से नोट करना था? यहीं से ना? तो यहाँ हमने बात कर ली सेंट्रॉइड की, मिड पॉइंट वाले यूज की, और इन सेंटर की। किसी को समझ में आया सबको कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. Good. अब फिर सेंट्रॉइड का एक यूज सिखाएंगे, फिर उसको जनरलाइज करके एक रिजल्ट बना देंगे भी। सेंट्रॉइड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बाई 3 है, ये तो मतलब बुक की इंफॉर्मेशन हो गई, बट इस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिससे एक रिजल्ट बना लेते हैं। उस रिजल्ट को फिर हर जगह यूज करते हैं, तो उससे ट्रायंगल में वेक्टर्स को यूज करना थोड़ा आसान पड़ जाता है। उसकी बात डिस्कस करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। तो अगर एबीसी तीनों के पोजीशन वेक्टर पता है तो सेंट्रॉइड निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? सर हाँ बेटा पूछो। तो जैसे जो पॉइंट्स होते हैं इन सेंटर ऑर्थो सेंटर, इनके फॉर्मूला क्या होते हैं? इन सेंटर मतलब इन सेंटर का तो लिखवा दिया ना। नहीं मतलब नॉर्मल ज्योमेट्री में पता नहीं है। अच्छा, इन सेंटर होता है क्या ये नहीं पता है? नहीं मतलब वैसे डेफिनेशन पता है मगर कैसे निकालते हैं वो सब नहीं पता। नहीं समझा, मतलब इन सेंटर ऐसे निकालते हैं? निकाल तो दिया मैंने। सर वो फॉर्मूले पूछ रहा है ऑर्थो और इन सब के।
मतलब फॉर्मूला मैं समझा नहीं, मतलब अरे तो सर, जैसे ऑर्थो कोऑर्डिनेट पे पॉइंट्स दे देते हैं या पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद मतलब ये इन सेंटर वगैरह निकाले कैसे, मतलब उनसे पॉइंट्स से? कोऑर्डिनेट में पूछ रहे हो? हाँ सर। अरे तो कोऑर्डिनेट में भी सेम काम करते हैं। देखो जैसे सेंट्रॉइड की बात करते हैं, ठीक है, तो सेंट्रॉइड तो आसान है ना, यस सर। x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रॉइड का एक्चुअल मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेरिडियंस। मीडियन, मेरिडियन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन यार, नहीं, यस सर। Yes. मीडियन का मतलब मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो यस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मीडियन होता है उसके हिसाब से जी पॉइंट निकल के आता है x1 प्लस x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3। ये किसका बात हो गया? सेंट्रॉइड। अच्छा अब बात आती है, सॉरी सेंट्रॉइड हो गया। अब बात आती है सरकम सेंटर की। तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सर्किल का सेंटर होता है, समझ रहे हो? सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सर्किल का सेंटर। अच्छा सरकम सर्किल का सेंटर है, इसका मतलब वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? यस सर। अच्छा अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब अगर हमें सेंटर क्या निकालना है, सरकम सेंटर निकालना है, तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे? दो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर को सॉल्व कर बाइसेक्टर देंगे। निकालने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखने की एक टेक्निक मैंने बता रखी है, Yes, sir. x1 y1 x2 y2 x3 y3। और वो टेक्निक ये होती है, वही स्लोप वाली जो आप लगाते हैं ना, आप मेहनत करके लगाएंगे, मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूँ। जैसे एक x1 y1 है और एक x2 y2 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है, तो सीधे रात से पहले तुम क्या करते होगे? इसका पहले मिड पॉइंट निकालते होगे, यस सर। फिर इसका स्लोप लिखते होगे, यस सर। फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप लिखते होगे, फिर मिड पॉइंट और स्लोप लेके लाइन लिखते होगे। यस। मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या? x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y इंटू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज इक्वल टू पहले वाले पॉइंट का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पॉइंट का स्क्वायर बाई 2। ये डायरेक्ट होती है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेशन ऑफ मिरर, जिसके लिए ये दोनों पॉइंट मिरर इमेज होते हैं। और ये उसी मेथड से आती है जो तुम करते हो। तुम जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट बन जाता है। अब इसको याद रखना हमारे लिए आसान हो गया कि नहीं? x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y इंटू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, इसके बाद पहले वाले पॉइंट का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पॉइंट का स्क्वायर बाई 2। अब बताओ क्या हम दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लेंगे? यस सर। सॉल्व एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आराम से कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलो, सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सरकम सेक्टर। चलो बात आ गई तो पढ़ा ही देता हूँ। सरकम सेक्टर निकाल लोगे तो सर अगर नोट तीनों करवा दो। तो तीनों का पॉइंट दे दिए तो भी इसमें ऐसे ही कर देंगे ना, मतलब नहीं समझा क्या पूछ रहा? सर अगर तीसरा पॉइंट भी दे दिया जाता, मतलब जेड भी दे दिया जाता, सॉरी जेड कोऑर्डिनेट भी दे दिया जाता। जब हम 3 डायमेंशन में आते हैं तो लाइन नहीं बनती है। 3 डायमेंशन में लाइन प्लेन बन जाती है। प्लेन अलग होता है, लाइन अलग होती है, समझे? अच्छा हाँ, हाँ सर। वो डीलिंग ही अलग है पूरी पूरी। प्लेन ऐसे चलता है, लाइन ऐसे चलती है, कितना अंतर है दोनों में यार। यस सर। ऐसा थोड़ी ना है कि जो एक्स है वाई है जेड है सब एक ही तरफ चलता है। लाइन में स्लोप होता है, प्लेन में डायरेक्शन को साइंस सर होते हैं। तो प्लेन का क्या हो गया? x1 y1 z1 एक पॉइंट होगा और वहां से लेके लाइन जाएगी x2 y2 z2 तक। प्लेन क्या आ गया? प्लेन क्या? जाएगा ना पूरा का पूरा। अरे क्या समझाएं, वो 3D में दिख नहीं रहा ना। अभी जेड आते ही तीसरा डायमेंशन आता है, आप इस प्लेन के ऊपर आ जाते हैं, तो जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना वो प्लेन बनने लगती है, वो डीलिंग ही अलग हो जाती है। जैसे लाइन में स्लोप होता है, प्लेन में डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। वो जब प्लेन पढ़ेंगे लाइन पढ़ेंगे तब की तब बात करेंगे ना। अभी 2D पढ़ रहे हो, 3D नहीं पढ़ रहे हो। जब 3D पढ़ोगे तो निकालना सब सिखा देंगे, ठीक? ओके सर। हाँ अभी 2D देखो ना पहले। हाँ भाई अब बात आती है ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर में क्या करते हैं? ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है तीनों एंगुलर एल्टीट्यूड बाइसेक्टर। ना, एल्टीट्यूड्स,
एंगल बाइसेक्टर से इन सेंटर बनता है। इसका मतलब Yes, sir. तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट, एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली साइड पे डाला गया, परपेंडिकुलर। तो तीनों Angle. एल्टीट्यूड जहां पर कट करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर एच। समझ रहे हो कि नहीं? यस अच्छा, सर। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व एनी टू एल्टीट्यूड्स। तो कोई भी दो एल्टीट्यूड निकाल के उनको सॉल्व कर लो। अब एल्टीट्यूड निकालने की टेक्निक क्या होती है, बोलो? x into x1 minus x2 plus y into y1 x2 x3 y3 है। x3 y3 आ जाता है। हाँ, अब एल्टीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास। ये मेथड भी ध्यान रखिएगा कि स्लोप ऑफ AH लाइन और स्लोप ऑफ BC लाइन -1 होता है। समझे? मान लेते हैं एल्टी जो ऑर्थो सेंटर है वो XY है, और ये कंडीशन लगा दीजिएगा, इससे दो एल्टीट्यूड निकल आएंगे। स्लोप ऑफ BH लाइन और स्लोप ऑफ AC लाइन -1 होता है। स्लोप ऑफ CH लाइन और स्लोप ऑफ AB लाइन क्या होता है, -1। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका यूज होता है एक्चुअली क्वेश्चन में। समझ रहे हो? अच्छा, एल्टीट्यूड की इक्वेशन देखो ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में। अगर ये पॉइंट x2 y2 है और ये पॉइंट x3 y3 है बेटा, और आपने A से एल्टीट्यूड डाला x1 y1 से, तो इस एल्टीट्यूड की जो इक्वेशन होती है ना, तरीका वही सेम है। इस लाइन का स्लोप निकालोगे, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m लिख लोगे, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। तो जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो इस लाइन की इक्वेशन आती है x इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y इंटू वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इज इक्वल टू x1, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है एल्टीट्यूड, x1 इंटू सेम x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड y1 इंटू सेम y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। इससे परपेंडिकुलर लाइन आसानी से लिख दी जाती है। नहीं समझे? Equation of perpendicular line drawn from A to line BC, ये शॉर्टकट है बस। अब कोई भी दो एल्टीट्यूड लिख के सीधा सॉल्व कर दो, आंसर आ जाए। समझ गया ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं? ऑर्थो सेंटर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, और वो जो एक फॉर्मूला बुक में लिखा होता है और कई लोग बता देते हैं, कौन सा, x1 tan A प्लस y1 tan B, वो कभी यूज नहीं होता है। बहुत ही वाहियात टाइप फॉर्मूला है। उसमें थीटा ही निकालना मुश्किल होता है। अरे वो बहुत वाहियात टाइप फॉर्मूला, उससे कोई मतलब नहीं होता। मैंने आज तक उस फॉर्मूले को कभी नहीं बताया, जरूरत ही नहीं है उस फॉर्मूले की ना, समस्या ये है। और इसके लिए लोग फॉर्मूला पता है क्या लिख देते हैं, x1 इंटू साइन 2a प्लस y1 इंटू साइन 2b प्लस z1 इंटू साइन 2c अपॉन साइन 2a साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन साइन 2b सी। प्लस साइन 2a प्लस साइन 2c। वो भी बेकार सा फॉर्मूला है, वो भी कभी यूज नहीं होता। एग्जाम में आ जाए तो आधा घंटा वही निकालने में एंगल ही लगे। निकालने में लगे रहोगे, कोई मतलब नहीं बन रहा उधर। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे निकाल रहे हैं, तो वहां हम एंगल कैसे वैसे निकालेंगे यार, सोचो। नहीं समझ रहे हो? तो ये तीनों सेंटर हो गए इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का। चलो अब इन सेंटर की बात कर लेते हैं। इन सेंटर जो होता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से बनता है। तो तीनों एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां कट करता है उसे ही आप क्या बोलते हैं, इन सेंटर आई। तो क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल में आप एंगल बाइसेक्टर खींचते हो तो वो सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड की लेंथ में डिवाइड करता है। तो अगर ये लेंथ C और ये लेंथ B है तो ये रेशियो कितना आता है, C/B। और जो इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर को किसमें डिवाइड करता है, B प्लस C/A में। तो जो ये वाला पॉइंट आता है ना x1 y1, ये पॉइंट होता है x2 y2 और ये पॉइंट होता है x3 y3। जो इन सेंटर निकल के आता है वो जो अभी हमने वेक्टर में लिखा वही आ जाता है, A इंटू x1 B इंटू y x2 एंड C इंटू x3। यानी A x1 यानी जो साइड है वो उसकी लेंथ और उसके सामने का वर्टेक्स। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो भाई। सर फिर ये वाला एक बार, क्या ये प्रूफ? नहीं ये वाला डायग्राम एक बार मतलब वापस बता दीजिए। बेटा इसमें क्या था, जैसे कोई भी एंगल बाइसेक्टर खींचते हो ना तो सामने वाली साइड को
एंगल मेकिंग साइड की लेंथ में डिवाइड करता है। यस ये वो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है यस ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे तुमने ये वाला और ये वाला एंगल खींचा, अच्छा एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, थीटा यस मान लो। और ये तो तुमने पढ़ा है ना क्या, जैसे ये ट्रायंगल है, मान लो तुमने यहाँ से कोई भी लाइन खींची, ठीक है, जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करती, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो भी किस रेशियो में होता है, m/n में होता है, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए क्या सेम होता है, हाइट। हाइट। बेस जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में एरिया होगा, हाँ या ना, समझे बात की नहीं। यस सर अब क्या होता है, जब अभी चलो इसका प्रूफ अब आ ही गया तो प्रूफ कर ही देते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट हैं जो बहुत काम के होते हैं। अब क्या है, इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल सेम कर दिए हैं तुमने, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक तरीका और भी हो गया ना, दिस लेंथ इंटू साइन थीटा। यस सर अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का भी टेक्निक हो गया, दिस लेंथ इंटू साइन थीटा। यस अब जैसे ही दोनों का रेशियो निकालोगे तो दिस लेंथ बाई दिस लेंथ आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम है यस ना, सर यस सर, यही दिस लेंथ बाई दिस लेंथ है। यस यस सर, सर इसलिए जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल मेकिंग साइड की लेंथ में डिवाइड करता है, ये मतलब होता है, समझ गए। यस और जो इन सेंटर होता है वो इसको b+c, मतलब इन दोनों साइड की लेंथ और a के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब सोचो a इंटू x1 b+c इंटू ये वाला क्वाड पॉइंट, पूरा सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, समझ गए भाई अब। यस सर हाँ, तो आ जाता है a इंटू x2 a इंटू y1 b इंटू y2 c इंटू y3, तो कोऑर्डिनेट ही हो गई पूरी, a प्लस b प्लस c, समझ गए कि नहीं। यस सर ये होता है, तो अब ये आ जाता है, समझ गए। इन सेंटर होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस ये ध्यान रखिएगा। यस सर तो एक आपने वर्ड और पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एक्स सेंटर, याद है। यस एक सर सेंटर, एक्स सेंटर में क्या होता है, जिस एंगल के बाहर वाले सामने आप एंगल्स, बनाते हैं उसी साइड को आप क्या कर देते हैं, माइनस। जैसे मैं एक एक्स सेंटर लिख देता हूँ, जैसे मान लो ये था, अरे हाँ है ना, यस सर और हमने क्या किया, ए के सामने एंगल बनाया, मतलब ये और ये बढ़ा दिया ऐसे, सही है। तो यहीं पे हमने इन सेंटर आई लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच देंगे। एक इंटरनल बाइसेक्टर होता है और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होते हैं। तीनों जहां कट कर रहे होंगे वही आ जाएगा, दैट इज आई ए, क्योंकि ये किसके सामने है, ए के सामने। तो यानी ए वाली साइड निगेटिव हो गई, अरे हाँ या ना। ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2 हुआ, और ये क्या हुआ, x3 वो निगेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि अब ये जो इन सेंटर होता है ना, ये तो अभी भी एंगल मेकिंग साइड में ही डिवाइड करेगा सीज टू बी, तो ये पॉइंट सेम आएगा। बट अब ये और ये पॉइंट के रेफरेंस में जो ये पॉइंट होगा वो इंटरनल नहीं, कहाँ होगा, एक्सटर्नल, इसीलिए वो माइनस साइन आ जाता है। तो यहाँ पर ए के सामने आया तो ए वाला माइनस कर दो बस, नहीं समझे, बाकी सब सेम रहने दो, बस ये फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। याद आया वो एक्सटर्नल डिवीजन वाले की जो वजह से, बोलो बेटा। यस बस ये चीज है, ऐसे बी के सामने करोगे तो बी माइनस कर दोगे, सी के सामने करोगे तो सी माइनस, समझ गए कि नहीं। यस सर ये सारे सेंटर आ गए। अच्छा, सेंटर में ये सब बताने की जरूरत तो है नहीं कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर 2:1, 2:1 में होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर सेम जगह होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सारे सेंटर सेम लाइन में होते हैं। सारे सेंटर मतलब लाइन इंक्लूडिंग पे इन होता है। सेंटर, सारे सेंटर मतलब इंक्लूडिंग इन सेंटर है बेटा। आइसोसेलेस से पहले क्या बोल रहे हो? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस के लिए क्या बोला ये बताओ। इक्विलेटरल अगर है तो सारे सेंटर सेम जगह होते हैं, मतलब सब जी होता है, GOHI सब सेम होते हैं, ठीक। और अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो सारे सेंटर सेम लाइन पे होते हैं, और वो लाइन पता है कौन सी होती है, अनइक्वल एंगल का एंगल बाइसेक्टर। इसी लाइन पर क्या होता है, बोलो, इसी लाइन पे क्या होता है, O
I, G और H। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. और इसमें सब क्या होते हैं, एक ही जगह होते हैं, इक्विलेटरल में। अच्छा राइट, अब सभी कुछ और पढ़ लोगे, एक आध दो चीजें नहीं बताएंगे, वो कोऑर्डिनेट में ही बताएंगे, अभी रिवाइज कराएंगे। जैसे अभी राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जहाँ राइट एंगल बनता है, ये क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। और जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता सर्कम है? सेंटर। सर्कम। समझ रहे हो कि नहीं? यस ये हो गया खत्म। इतनी चीजें हैं, एक आध चीजें और हैं बट इतनी इनफ है। समझ गए? सर एक ऊपर Yes. कर दीजिए। अरे एक मिनट सर नीचे नोट नोट कर भेज लीजिए। दीजिएगा सर, नोट नहीं, नहीं नोट कर भेज सेंट्रॉइड दीजिएगा, वाला लिख नोट लेंगे। करना है, कहाँ से नोट करना है? सेंट्रॉइड अरे वाला बस भी। लास्ट वाला। अच्छा लिखो। सर। हाँ सर नोट भेज दीजिएगा, नोट नहीं कर रहे सर, बहुत छूट क्यों नहीं नोट कर रहे हो? आराम कर रहे हो? नो सर, सर बहुत थोड़ा छूट गया मुझ पर ऐसे लिखना कर सर। दीजिए, बहुत छूट गया है। यस भेज दीजिएगा नहीं, सर। नहीं ये तो खैर पढ़ा दिया, इसको भेज देंगे, चलो ठीक है ना। वापस उसमें आ जाते हैं वेक्टर में ना, यस सर, भेज दीजिएगा, नोट कर लेंगे उससे। है ना? ये भेज दीजिएगा, आराम से नोट नीचे कर वाला दिखा दीजिए बस। चलो ये आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। चलो तो हम अभी वेक्टर में सर ये आप सारे सेंटर फील आए कि नहीं आए? यस सर। कौन सा सेंटर क्या होता है, Yes. कौन सा सेंटर कैसे निकल रहा होता है, ये समझ में आ गया? तो यस सर। अब वेक्टर में Yes, sir. वापस आओ। वेक्टर में अब हमने सेंट्रॉइड निकाल लिया ना, a+b+c/3। बोलो Yes. बताओगे? एबीसी अगर पोजीशन वेक्टर है। अब देखो सेंट्रॉइड को फील करिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट जनरेट होगा अभी। जैसे क्या है, अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक, उसका सेंट्रॉइड है जी, है? तो सेंट्रॉइड कहाँ होता है ये बता मेरे को कोई? मीडियन पे होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में। मीडियन का मतलब होता है इसका बाइसेक्टर मिड पॉइंट। अरे हाँ है ना? यस। अब सोचो, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी है, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से रेफरेंस दिया जाता है? Origin. वेरी गुड। तो ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर एंड ओसी वेक्टर। ये बात कितने लोग समझे? ओए ओबी और ओसी वेक्टर क्या होंगे बताओ जरा? ओरिजिन से बी को ज्वाइन करते ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, और ये बेटा सी की वेक्टर। वेक्टर। समझे कि नहीं बात को? रेफरेंस का मतलब, तो Yes, अगर sir. इसको हम जी वेक्टर बोलेंगे तो ये ओजी वेक्टर होगा, हैं। यस सर। हाँ या ना? अब आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये लिख के बताया था कि जो जी वेक्टर आता है वो आता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. मतलब ये कह सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ओजी वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। ये बात कितने लोग समझ पाए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एक्चुअली। ये बात देखिए ऐसा क्या लिखा मैंने? A वेक्टर को वही लिख दिया। नहीं, ये तो लिख दिया है तो दिख रहा है इसलिए लिख दिया ना। अब रिजल्ट इससे जनरेट कर। अब कॉमन सेंस सोचो, हमने कहा कि एक पॉइंट है ओ, एक पॉइंट है ओ, उससे हमने ओ ए, ओ बी और ओ सी 3 वेक्टर बनाए, हाँ या ना? और उस Yes. ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है ओजी वेक्टर। तो 3 टाइम्स ऑफ ओजी वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। ओ इज एनी पॉइंट, इस केस में ओरिजिन है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? हम रेफरेंस तो किसी भी पॉइंट से दे सकते हैं ना। Yes, sir. अब रूल ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी के लिए अगर जी सेंट्रॉइड है, जी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पी इज एनी पॉइंट इन प्लेन, मतलब पूरे प्लेन में पी कोई भी पॉइंट है, तो पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर
प्लस पीसी वेक्टर का जो सम होता है वो 3 टाइम्स ऑफ पीजी वेक्टर। पीजी वेक्टर। पी कोई भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? बट जी क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइड। अरे हाँ या ना? ये वही फॉर्मूला है, बोलो। यस सर। तो सेम लॉजिक ऐसा, इसका प्रूफ तो आसानी से ही कर लोगे ना, जैसे ये प्रूफ करते हो भाई OA, इसको प्रूव ऐसे किया जाता है भाई। अगर आप देखो ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये वाला बताओ। यस सर। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ से, तो OD वेक्टर क्या लिखोगे? OD वेक्टर यही तो लिखोगे, OB OG वेक्टर प्लस जी। बाई 2। अच्छा, इसके बाद OG वेक्टर क्या लिखने वाले हो? OG वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ OB वेक्टर OD वेक्टर ओ प्लस प्लस OA OA वेक्टर। वेक्टर बाई 3। तो यहाँ से OG वेक्टर क्या आ जाता है? OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर बाई 3। सेम लॉजिक P पॉइंट पे लगा लोगे कि नहीं बताओ? यस। PA PB प्लस PC क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ PD वेक्टर, और 2 टाइम्स ऑफ PD प्लस PA क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ PG वेक्टर। 3 वही लिखा टाइम्स है। ऑफ। तो P कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से PA प्लस PB प्लस PC क्या होता है? 3 टाइम्स ऑफ PG वेक्टर। पीजी तो ये थोड़ा बात सा ऊपर समझ, वाली। हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये हमने रिजल्ट कहाँ से उठाया है? इसको देख के। अच्छा, ये सबको पता होता है, बट इसका ये एनालिसिस नहीं जान रहा कोई, क्योंकि सेम लिखा है कि नहीं लिखा है ये बताओ। यस सर। बट इसका इतना यूज हो जाएगा अभी कि क्वेश्चन यूज चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। अब ये क्वेश्चन देने वाले हैं, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। पी कोई भी पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना? यस सर। हो गया? सर एक हो गया? यस सर। चलो, अब जरा वेक्टर का एक क्वेश्चन करेंगे। ये लीजिए, 1 मिनट। बट अब तो क्वेश्चन आ गया ना, अब 1 मिनट से नहीं चलेगा। ये लो, अब देखो, हम ये जो रिजल्ट अभी हमने पढ़ा उससे हमें सब 2 लाइनों में प्रूफ कर देंगे। देखो, पहला वाला तो देखते ही प्रूफ कर दोगे, नहीं? हो गया सर पहला। पहला तो अभी करा ही अभी दिया। तो करा है। हाँ भाई, पहला वाला कर लोगे कि नहीं? पहला हो गया, पहला कर लेंगे सब लोग कि नहीं? यस सर। क्या बेटा? ये अभी तो करवाया। हाँ हाँ, पहला वाला हो जाएगा तो अब दूसरा Yes. वाला सोचो, दूसरा वाला सोचो। एस जो है वो सरकम सेंटर है, तो SA प्लस SB प्लस SC क्या होगा? SH। H जो है वो ऑर्थो सेंटर। अब सोचो, जो पहला वाला रिजल्ट है वो जनरलाइज हो गया ना, P कोई भी पॉइंट हो तो PA प्लस PB प्लस PC 3PG होता है कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो S कोई भी पॉइंट हो तो SA प्लस SB प्लस SG क्या होगा? बताओ। SA प्लस SB प्लस SC क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ PSG। ये SG ओके, वेक्टर। इस बात से ओके हो कि नहीं? यस सर। अब बताओ, ऑर्थो सेंटर फिर सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर किस रेशियो में होते हैं? 2:1। हमें चाहिए SH और SG का रिलेशन, यानी SG और SH का रिलेशन चाहिए। अरे हाँ है ना? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब जो SG वेक्टर होगा वो SH वेक्टर का 1/3 होगा कि नहीं? सोचो। यस यस सर। सर। इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ SG वेक्टर क्या होगा? SH वेक्टर।
SH हो गया proof. देखा मैजिक Yes. इस रिजल्ट का। बोलो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लो, उससे तीनों ट्रायंगल के पॉइंट के वेक्टर का जो सम होता है वो 3 टाइम्स ऑफ पीजी वेक्टर होता है ऑलवेज, क्योंकि सेंट्रॉइड की डेफिनेशन ही यही होती है। 2 लाइन में प्रूव हुआ कि नहीं? अब सोचो बाकी Yes. अगर कोई ट्रायंगल बना के रेशियो लगाता रहता, ऑर्थो सेंटर किस रेशियो में, इन सेंटर किस रेशियो में, तो कोई मतलब नहीं। अब थर्ड वाला देखो, नीचे वाले में सेम 2/3 रेफरेंस पॉइंट एच ले यूज लो, कर लेंगे। तो HA प्लस HB प्लस HC कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ HG। अब बताओ HG चाहिए HS के टर्म में, तो जो HG वेक्टर होगा वो 2 टाइम्स ऑफ HS बाई 3 होगा कि नहीं? यस इसका मतलब 3 HG वेक्टर किसके बराबर होगा? 2 टाइम्स HS। 2HS. खत्म। दिखा कि नहीं प्रूफ? सिर्फ एक रिजल्ट, Yes, P sir. कोई भी पॉइंट हो तो PA प्लस PB प्लस PC क्या होता है? 3PG। वही दोनों रिजल्ट उठा के लगा दिए। और ये रिजल्ट कल की क्लास में लिखना सिखाया था ना, ये वाला। अरे बोलो, Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट हो किसी को, कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी तुरंत। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा। नो सर। देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। ठीक है, प्रूव हो गया Yes, तो sir. वेरी गुड। अब हम ये वाला प्रूव करेंगे जरा। ये आज की क्लास में कराया, देखें क्या दिमाग चलाते हो तुम लोग। आज की क्लास में कराया मैंने। आई एक्सपेक्ट के आंसर सबसे आना चाहिए। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, इत्मीनान से। तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए, अगर आप वेक्टर को फील कर पाए तो। नहीं फील कर पाए तो नहीं होगा। फीलिंग का खेल है बस। क्या फील किया है वेक्टर के बारे में अभी तक, इस क्वेश्चन में मैं जज कर लूंगा। पहुंचा कोई? इसमें ना पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हैं, साइड वेक्टर दिए हैं, Yes, sir. तो घबराने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से सर साइड वेक्टर हैं आंसर क्या है सर? तुम बताओ √7/2. ना। आंसर इज √6। √6 देखो क्या है, CB वेक्टर दे रखा है, यानी C से B की तरफ जाओगे तो वेक्टर है 3i प्लस j माइनस 2k। CA वेक्टर दे रखा है कितना? -i प्लस 3j प्लस 4k। और AB वेक्टर दे रखा है कितना? 4i माइनस 2j माइनस 6k। चलो आगे बढ़ो। आपको निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन बाइसेक्ट दी AB। AB को बाइसेक्ट करने वाले मीडियन की लेंथ बतानी है। यानी कि अगर हम किसी तरीके से ये वेक्टर निकालने में कामयाब हो जाएं, CD वेक्टर, तो इसी का मॉड आपसे पूछा गया है। ये बात समझते हो कि नहीं? Yes sir. खत्म। रेफरेंस पॉइंट ये मान लो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर बाई 2 करोगे तो ये वेक्टर आ जाएगा। क्यों? Yes sir. क्योंकि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई साहब? तो जो CD वेक्टर होगा वो क्या होगा? CA वेक्टर प्लस CB वेक्टर बाई 2। ये बात कितने लोग समझे? अभी वेक्टर तो Yes, यही sir. पढ़ा है ना। रेफरेंस तो कहीं से भी दे सकते हो ना। तो A का C के रेफरेंस में रेफरेंस वेक्टर यही तो होगा। Yes, ये sir. वेक्टर होगा, तो ये जो वेक्टर आएगा वो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बाई 2 होगा, बिकॉज दिस इज द मिड पॉइंट। अरे हाँ या ना? Yes sir. यस सर। अब CD वेक्टर आ गया, क्योंकि हमें CA वेक्टर पता है। क्या हमें CB रेफरेंस वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। पोजीशन वेक्टर नहीं दिया हो, बट अगर वो लाइन वेक्टर दिया हो तो भी आप अपना काम कर सकते हो। तो ये आएगा I वेक्टर
प्लस Plus 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसी का क्या बताना था? मॉड जैसे इसका मॉड निकालोगे आंसर रूट कितना 6 आएगा? समझे कि नहीं? yes sir. यस अब सर आधे लोग इसमें रेफरेंस खोजने में लग गए होंगे, जरूरत नहीं। यस सर इसीलिए वेक्टर में फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत। अब आया रेफरेंस का यूज समझ आया कि नहीं बताओ? यस Yes, सर sir. ये होता है रेफरेंस का यूज, समझ गए कि नहीं? अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे बना देता आपके सामने ए बी सी, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लूं डी, जो इसको m/n में डिवाइड करो। आज की क्लास में मैंने यही चीज लिख के बताई थी, आपको याद है कि नहीं? तो जो AD वेक्टर मैं लिखता हूँ वो क्या लिखता हूँ? m टाइम्स ऑफ AC वेक्टर AC and n टाइम्स plus ऑफ n into AB AC वेक्टर बाई on M plus. m प्लस। आज की क्लास में मैंने सबसे पहले यही लिखा था। यस सर कोई जरूरी नहीं कि रेफरेंस ओरिजिन से दिया जाए, रेफरेंस ए से भी दे सकते हैं, वो तो मैंने आपको बताया ही था ना। अरे हाँ या ना? बट रेशियो Yes, वाइज वेक्टर लिखते हो तो इसी फॉर्मेट में लिखते हो। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. चलिए अब आ जाइए, पहले क्वेश्चन का आंसर मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, वेक्टर को फील करते हुए खटाक से आंसर लिख देना है, प्रूफ करना है इसमें भी। पहले तो बताना है उसकी वैल्यू x और y के टर्म में, yc और ya की, फिर ये प्रूफ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आध बार पूछे गए सम निकालने को, बट वो सीधे उसी फीलिंग से हो जाते हैं। सर ये कौन सी एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 1 है बेटा, सामने स्क्रीन पे लिखा है। एक्सरसाइज क्या खोज रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? फोन पे हो गया? नहीं वो लिख लेते हैं। अच्छा लो नाम लिख देते, एक्सरसाइज 1। हाँ भाई, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, मिडिट पॉइंट दिया हुआ है, दो सारी वेक्टर एक क्वेश्चन बनाइए, ऐड करिए, आंसर लिख दीजिए। कोई समझ में आ रहा है क्या करना है? मेरे हिसाब से आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आ रहा सर। ज्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से बस क्वेश्चन पढ़िए, हो जाएगा। अरे इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। एक्स और वाई क्या है? मिड पॉइंट है, तो आपको ए वाई लिखना है किसके टर्म में? ए डी और ए बी के टर्म में। ए डी और ए बी के टर्म में किसको लिखना है बेटा? ए वाई को, यानी कि वाई क्या है? मिड पॉइंट है भाई, और ए डी और ए बी के टर्म में लिखना है। तो ये तो सीधा ही लिख गया ना, बोलो। यस सर। वाई Yes, sir. किसका मिड पॉइंट है? बी और डी ED. बट है तो मिड पॉइंट ना, Yes, sir. तो इसका मतलब ए वाई वेक्टर क्या हो गया? AB plus AD upon ए बी प्लस ए Plus डी A बाई। by 2. हाँ इसमें क्या टाइम था? अरे बोलो भाई। अच्छा, सेम एक्स वाई वेक्टर को किसके टर्म में लिखना है? वाई ए प्लस वाई बी के टर्म में, तो ये भी सेम आ जाएगा। अब रेफरेंस कहाँ से देना है आपको? बोलो, वाई से। तो भी ये मिड पॉइंट है कि नहीं है बताओ? तो इसका मतलब वाई एक्स वेक्टर क्या होगा? वाई ए वेक्टर प्लस वाई सी वेक्टर बाई 2। अरे हाँ या ना? अब आपको बताना है कौन कौन से वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर, सी बी वेक्टर, सी डी वेक्टर। बोलो। तो ए डी और ए बी, इनका सम तो पता चल गया क्या है? ए वाई।
2ay 2ay। ऐसे ही सोचो CB और CD का सम क्या होगा? 2ax 2ax। 2ax और AD और AB का सम क्या होगा? 2ay 2ax और AY का सम कितना होगा? सोचो ना, AX और AY को ऐड करना है ना। ना ये कुछ गड़बड़ लिख तो दिया ना cy आपने। नहीं होगा, cb तो वो plus cd, CY होगा, 2CY कहाँ पे? पहले वाले में। cb plus पहले cd वाले CB में। प्लस CD वाले में। CB वाले CD वाले में CY होगा ना ये? y आएगा। हाँ यस सर। सर। अच्छा हाँ हाँ, सर CY 2CY आएगा। अब बताओ CY और AY कितना होगा? YX। ना ना, 2ay XY ना। हाँ CY XY सर, प्लस AY। देखो जरा ध्यान से। XY होगा, CY, अरे हाँ या ना, 2XY। AY और CY यही तो है बेटा। 2xy होगा 2xy 2xy हो जाएगा। तो अगर इसको आप रेफरेंस दोगे तो तीसरी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, YA प्लस YC इक्वल टू 2YX। अरे हाँ या ना। अब माइनस कॉमन कर लेंगे। अरे हाँ या ना, बोलो। ये जो रेफरेंस वाली इक्वेशन Yes, दिखी sir. कि नहीं? यही वाली लिख दी उठा के। यस सर। Yes, अब sir. बताओ, क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? AB प्लस AD प्लस CB प्लस CD। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CY प्लस AY। और CY और AY कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ XY। माइनस कॉमन कर लिया है मैंने, दिखा कि नहीं? याद आया? AB से जब माइनस कॉमन करते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं? -bm बस यही आ गया 4xy। कितने लोगों को समझ आया भाई वेक्टर का खेल? यस सर वही रेफरेंस Yes, पॉइंट sir. लेके बस वही मिड वाले फॉर्मूले से लिख दिया। अरे हाँ या ना? कितने लोगों को समझ आया पूरा? 2 टाइम्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पे? कौन सा बेटा बता? नीचे 2 टाइम्स आया है, वो 3 ये टाइम्स। हाँ अभी 2 तो पहले से ही है ना। अच्छा सर, ऊपर दोनों वाली को दोनों ऐड को किया ऐड है किया है। भाई। यस सर। अरे पहली दोनों इक्वेशन ऐड की, फिर तीसरे की वैल्यू रख दी। यस सर। बोलो भाई, अब आ गया समझ में? यस। चलिए, अभी कोई डाउट है? आप इस टाइप के रेफरेंस वाले क्वेश्चन कर लोगे तो ये बताओ पहले। अरे Yes, हाँ sir. या ना? इसमें कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। डन है? Yes, sir. अच्छा, अब एक क्या होता है? एक होता है रिजल्टेंट वेक्टर। फिजिक्स के टाइम पे आपने पढ़ा होगा इसको। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब कई सारे वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? समझो, बोलो। मतलब अगर आपके सामने A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, डॉट 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 मान लो Z वेक्टर तक है, आर गिवन वेक्टर्स, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? देन वेक्टर आर सारे वेक्टर्स का क्या हो जाता है? सम। सब हो जाएगा। भाई रिजल्टेंट वेक्टर यही तो पढ़ा था। अरे हाँ या Yes, ना? sir. रिजल्टेंट वेक्टर आर का मतलब होता है सारे वेक्टर का सम। यानी अगर आपको कई सारे वेक्टर आई जे के टर्म में दे दे और मैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर पूछूं तो आपको सिंपल काम क्या करना है? सारे वेक्टर उठा के ऐड कर देने। हाँ या ना? जैसे आपने अभी ट्रायंगल रूल से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखा होगा, याद है तो सबको? तो रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअल में ट्रायंगल रूल से ही निकाला जाता है ना। अरे बोलो। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए हो गया, फिर ये वेक्टर बी हो गया, फिर ये वेक्टर सी हो गया, फिर ये वेक्टर डी हो गया, फिर ये वेक्टर ई हो गया। तो सबका रिजल्टेंट यही तो हो गया, वेक्टर आर। Yes, sir. तो अगर यस ट्रायंगल सर। रूल से चलो तो ए प्लस बी ये हो गया, ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये हो गया, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई ये हो गया। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आया वो क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
कितने लोगों को समझ आया भाई? यस खेल समझ में आया? अब दूसरा, ये तो रिजल्टेंट की कहानी हो गई कि सारे वेक्टर ऐड कर दो तो रिजल्टेंट वेक्टर निकल आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, आप इसी को समझो, अगर हम सारे वेक्टर से एक क्लोज ज्योमेट्री बना दें, अगर हम सारे वेक्टर से, तो Zero उन है। सारे वेक्टर्स का जो सम Zero होता है। है, रिजल्ट मतलब सारे वेक्टर से क्लोज ज्योमेट्री बनाए, तो क्लोज ज्योमेट्री एक डायरेक्शन में होगी, मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो वेक्टर है वो आर नहीं क्या होगा? माइनस आर। तो जैसे ही यहां पर आप माइनस आर रखोगे तो ये सम क्या बन जाएगा? जीरो वेक्टर। तो जैसे ही पूरी ज्योमेट्री क्लोज होती है तो सारे वेक्टर्स का सम कितना आ जाता है? Zero। जीरो वेक्टर। ये समझे मैं क्या बोला अभी? यस नहीं सर समझे? यस सर, समझ गया। वो नहीं समझा। रिजल्टेंट वेक्टर की वजह से ही हो जाता है, दैट इज ए बी सी डी ई, क्योंकि ई वेक्टर एक्चुअल में क्या बन जाता है? माइनस आर। माइनस ऑफ दिस। तो अगर मैं ए प्लस बी, अच्छा ये सारे वेक्टर सेम डायरेक्ट मतलब सेम सेंस में है कि नहीं है? यस सर। इसका रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है? जीरो वेक्टर। तो किसी भी क्लोज ज्योमेट्री में जितने भी वेक्टर होते हैं सेम सेंस में, उनका रिजल्टेंट का सम क्या होता है? सेम सेंस से मेरा, Zero। सेम सेंस से मेरा मतलब है वेक्टर के टेल्स में उसकी एंड होती है, समझ रहे हो? एक स्टार्टिंग पॉइंट में उसकी टेल, स्टार्टिंग पॉइंट में उसकी टेल, स्टार्टिंग पॉइंट में अगले की टेल, ऐसे करके सेम सेंस। समझ रहे हो कि नहीं ये बात? सर वो इसीलिए होता है क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? सारे वेक्टर्स का सम। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ये बनता है लास्ट वाला, ट्रायंगल रूल से। अरे हाँ या ना? यस तो उसी को माइनस टाइम्स करोगे तो क्लोज ज्योमेट्री बन जाती है। तो जैसे ही पूरी ज्योमेट्री वेक्टर की क्लोज होती है तो सारे वेक्टर्स का सम क्या आ जाता है? जीरो वेक्टर। ये दिखने में बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। ये दिखने में आपको ऐसा फील आया होगा कि अरे ये तो क्या है, पता ही है, तो अंडरस्टूड है। जितने स्टेटमेंट आपके जहन में ऐसे होते हैं ना अंडरस्टूड, वही खेल कर जा रहा है एग्जाम में। सर समझ गए कि नहीं? हाँ बेटा पूछो। जो जीरो वेक्टर होता है उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह तो नहीं डिफाइंड नहीं, होती नहीं है, तो उसको जीरो वेक्टर वेक्टर की में, कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, तो उसको वेक्टर लिख क्यों रहे हैं हम लोग? क्या चीज? जीरो को फिर हम लोग वेक्टर लिख क्यों रहे हैं? एक जीरो ही सेकंड, दो रहेगा। बार, ना 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 ना, लेट मी करेक्ट फर्स्ट। जीरो वेक्टर की डायरेक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन होती रही, ये नहीं है, अलग अलग बात है। जीरो वेक्टर हैविंग इनफाइनाइट डायरेक्शन ना एक्चुअली, वो कहीं भी जा सकता है। यस अरे हाँ या ना? यस सर जब किसी चीज का मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जा सकता है। तो यस वेक्टर सर लिखने का लॉजिक मिल गया। तो यस सर हम पढ़ते यही आ रहे हैं कि जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होती ही नहीं, ऐसा नहीं है। जीरो वेक्टर की इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है एक्चुअली। आप समझ गए डिफरेंस? यस हाँ, तो बात पढ़ने का डिफरेंस है केवल, इसीलिए उसको जीरो। देखो वेक्टर, अगर आपने किसी चीज को वेक्टर बोल दिया तो इसका मतलब बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हुए वो वेक्टर है ही नहीं। हाँ या ना? अब यस जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इसीलिए उसको जीरो वेक्टर नाम दे दिया गया है। ठीक है? जैसे जीरो वेक्टर को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखते हो? एक तो आप ऐसे लिखना जानते हो, अरे हाँ है ना? यस जीरो वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर, जीरो वेक्टर है ए है। Yes sir। अब बताओ, इसकी डायरेक्शन इनफाइनाइटली मैनी हो गई, ये पॉइंट सर्किल हो गया ना? यस सर पॉइंट सर्किल तो कहीं भी जा सकता है। यस तो जीरो वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, ए वेक्टर। समझ गए कि नहीं भाई? चलो, ये रिजल्टेंट समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ है ना? आगे बढ़े। यस सर आप देखो, इस रिजल्टेंट वेक्टर को देखने से एक चीज फील होती है, दैट इज लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर लिखे हैं आपने, मतलब ये सारे वेक्टर लीनियरली ऐड हो रहे हैं कि नहीं? अरे हाँ या ना? Yes तो अब sir। दो वर्ड Yes, आते हैं,
कई सारे वेक्टर आपके सामने हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, कई सारे वेक्टर आपके सामने हैं, वो लीनियरली इनडिपेंडेंट है। अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर, मैं 4 वेक्टर पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप n वेक्टर पे सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट होके लिख सकते हैं, मतलब एडिशन में लिख सकते हैं, लीनियर रिलेशन में। तो लैम्डा ए, म्यू बी, डेल्टा सी एंड फाई डी इज इक्वल टू 0, मतलब इनको एक लीनियर रिलेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा लीनियर रिलेशन हम तभी लिख सकते हैं जब लैम्डा म्यू डेल्टा ये सब क्या हो, रियल। नॉन जीरो रियल। रियल तो होंगे ही, यस बट सर, साथ नॉन। में क्या हो, नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गए तो लीनियर रिलेशन बनेगा। अरे हाँ या ना? नो सर। नहीं सर। मतलब सारे एक साथ जीरो ना हो, नहीं। मेरी बात, मतलब कुछ जीरो हो सकते हैं बट सब एक साथ जीरो ना हो, तो हम हमेशा एक लीनियर रिलेशन लिख लेंगे कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। अब यही वेक्टर अगर, हाँ पूछो। जैसे 3 0 हो गए। हाँ तो एक बचेगा, लैम्डा ए इक्वल टू 0। 3 जीरो हो गए तो फिर लैम्डा तो 0 होगा ही ना हमेशा, क्योंकि ए वेक्टर जीरो वेक्टर है नहीं। यस सर। सारे एक साथ जीरो ना हो तो लीनियरली डिपेंडेंट बना के लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? यस यस सर। चलो अब सोचो, लीनियरली इंडिपेंडेंट अब फील हो गया होगा, ए बी सी डी आर लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इन लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होना चाहिए? मतलब इनमें जो ये रिलेशन हो वो लिखा ही ना जा सके। अच्छा, ये रिलेशन कब नहीं लिखा जा सकता? चारों चारों जीरो। हाँ, तो अगर कोई वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लैम्डा म्यू डेल्टा फाई सब एक साथ क्या हो जाए, इंपॉर्टेंट इसी की बात। दोनों बातें समझ में आई? दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? ये बताओ पहले। अरे हाँ या ना? वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोलेंगे, वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो? यस। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नो सर। पक्का? सर वो पहले वाले में अगर 3 0 हो गए तो उसका क्या रीजन बताया था? 3 जीरो होगा तो चौथा जीरो होगा ही ना, क्योंकि वेक्टर नॉन जीरो है। अच्छा, अरे अगर लैम्डा वो इंडिपेंडेंट म्यू है। डेल्टा जीरो होगा तो फाइव बाई डिफॉल्ट जीरो होगा, क्योंकि डी नॉन जीरो वेक्टर है ना। अरे हाँ या ना? यस सर। चलो और बोलो। डन है? यस सर। वेरी गुड। अब आओ यस। कॉमन सेंस। अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन एक ही में। प्लेन पे, देन ए बी सी आर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। ये बात कितने लोग समझे? यस सर। कैसे बेटा? यस सर तो किए हो। कोई भी प्लेन। वेक्टर सर एक जैसे प्लेन पे है। सेम अब प्लेन में होंगे तो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वो प्लस नेगेटिव करके कोई ना कोई कंपोनेंट कैंसिल ही कर देंगे। जब वेक्टर एक ही प्लेन पे होते हैं तो किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के सम में लिख देंगे हमेशा। क्यों? आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मान लो एक वेक्टर, ये मान लो ये जो जिस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं उस पे 3 वेक्टर हमने बना दिए, ऐसे 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 दिखे सबको तीनों। अब हम इन तीनों का एक लीनियर रिलेशन हमेशा बना सकते हैं। सोचो कैसे? आपने पता है जब किसी वेक्टर में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर पैरेलल मूव करता है, पढ़ा है ना ये बात? यस सर। यस सर। है ना? तो सोचो, ये रहा ए, थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं,
सपोज इसी प्लेन की बात करते हैं, ये बड़ा सा एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन पर एक वेक्टर ये ए है, यहाँ कहीं एक वेक्टर है बी, और यहाँ कहीं एक वेक्टर है सी। हाँ या ना? और इस तीनों एक ही प्लेन पे हैं, तो सोचो तीनों को ऐड कैसे करोगे? इस पर इसके पैरेलल एक वेक्टर ले आओगे, इसको उठा के यहाँ ले जाओगे, तो भाई लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे तो शिफ्ट होते होते यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। अच्छा, इस पर ये वाला म्यू ना? मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, और बी वाले में डेल्टा मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्या एक लीनियर रिलेशन बन गया, ये बताओ? यस सर। अरे हाँ या ना? तो अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे हैं तो हम हमेशा लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जहां पर लैम्डा म्यू एंड डेल्टा ऑल नॉट इक्वल टू 0, मतलब तीनों कैसे हैं, नॉन जीरो, तीनों ही नॉन जीरो लिख लेते सेफ साइड, क्या कहते हो? तीनों एक साथ जीरो नहीं है, ये बात समझे कि नहीं? तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो इसका मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट डिपेंडेंट यार। डिपेंडेंट डिपेंडेंट ही यानी बोला। अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो वो कैसे हैं, डिपेंडेंट है भाई। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ए बी सी कैसे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोला गया है, ऐसे बोला गया है कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, then lambda a plus mu b plus delta c equal to 0, where lambda equal to mu equal to delta equal to 0। क्वेश्चन में बुक में ये स्टेटमेंट ऐसे लिखा मिलेगा आपको, समझ में आया? अब इससे ये चीज फील ही नहीं हो रही है, बट इससे ये कनेक्ट होते ये चीज समझ आ जा रही है, आ रही कि नहीं आ रही है बताओ? क्योंकि नॉन कोप्लेनर का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब लीनियर रिलेशन के सारे कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। ये बात कितने लोग समझे, हाँ या ना? अरे हाँ, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इंडिपेंडेंट और कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर चल रहा है। ऊपर कर दीजिए। मेरा पहला सवाल जो कॉमन सेंस पे बेस है, आई कैप जे कैप के कैप कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर? नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस अब ये बात मैं अभी देखना आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो नॉन कोप्लेनर क्यों है। सर भी नोट कर रहा है। एक मिनट सर, नोट कर रहे हो क्या? बड़ा स्लो हो जाते हो यार, या मैं फास्ट हो जा नीचे रहा हूँ? वाला करा। नीचे वाला ही करना है। मैंने पूरा लिखो। टाइम होने वाला है खत्म, पढ़ाना शुरू करते हैं, समय खत्म हो जा रहा है। नोट हो गया? यस यस सर। बढ़े आगे। यस। आई कैप जे कैप के कैप कैसे वेक्टर होते हैं? लीनियर इंडिपेंडेंट। आर नॉन नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर। या इसी को हम क्या बोले, लीनियर इंडिपेंडेंट।
अब सोचो, कॉमन सेंस देखना, इसका मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अगर 0 है तो ऐसा सिर्फ तभी है जब एक्स वाई जेड 0 है। ये तो कॉमन सेंस हो गया। यस सर। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट जहां पर 0 वेक्टर बनेगा, अदरवाइज 0 वेक्टर बनेगा ही नहीं। सोचो, 3 डायमेंशन सिस्टम में कॉमन सेंस लगाओ, सिर्फ ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक्स वाई जेड सब 0 होगा, बाकी सब जगह कम से कम एक क्वांटिटी नॉन जीरो होगी, नहीं तो 2 Yes, sir. क्वांटिटी नॉन जीरो होंगी, नहीं तो तीनों क्वांटिटी नॉन जीरो होंगी। समझ में आया? यस सर। तो ये रिलेशन तभी 0 होगा जब एक्स वाई जेड 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत ब्रॉडर लेवल पे यूज किया जाता है। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं? देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, लिख लिया? यस सर। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज देखना। जैसे मैंने लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k, c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये वेक्टर जो हैं आर कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट। या तो कोप्लेनर हो या क्वेश्चन में क्या दिखाओ, लीनियर डिपेंडेंट। देन जो डिटर्मिनेंट बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का वो 0 होगा अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। सही है? बोलो भाई। अगर ये 3 वेक्टर कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। या कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन पे हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। अच्छा, ऐसे कुछ समझ नहीं आया होगा? आया किसी को? नहीं आया। हम जान रहे हैं, नहीं आया होगा। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे अभी। अब ये कॉन्सेप्ट भी नहीं दिख रहा होगा अभी। अरे हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा पूरी बात। 3 वेक्टर कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं? जब उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन लिखे जहां पर लैम्डा म्यू डेल्टा तीनों एक साथ 0 ना हो। इसका मतलब लैम्डा टाइम्स ऑफ a1i a2j a3k म्यू टाइम्स ऑफ b1i b2j b3k डेल्टा टाइम्स ऑफ c1i c2j और c3k, ये 0 होगा जहां पर लैम्डा म्यू और डेल्टा तीनों एक साथ 0 नहीं। ये स्टेटमेंट सबको समझ आता है कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर। अच्छा, अब बताओ आई कैप के साथ क्या आ रहा है? लैम्डा a1 म्यू b1 डेल्टा c1। जे कैप के साथ क्या आ रहा है? लैम्डा a2 म्यू b2 डेल्टा c2। के कैप के साथ क्या आ रहा है? लैम्डा a3 म्यू b3 डेल्टा c3। और ये किसके बराबर आ गया भाई साहब? 0 वेक्टर। अब दूसरा सवाल, आई जे के कैसे वेक्टर होते हैं? नॉन कोप्लेनर है। नॉन कोप्लेनर यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट। Linearly अगर ये स्टेटमेंट वैलिड है तो ये जो 3 कोफिशिएंट आपने लिखे हैं ये Zero हमेशा होंगे। कैसे होंगे? 0 का मतलब लैम्डा a1 म्यू b1 डेल्टा c1, लैम्डा a2 म्यू b2 डेल्टा c2, लैम्डा a3 म्यू b3 डेल्टा c3 आर इक्वल टू 0। अब आओ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपने होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा था। Yes sir. ये होमोजीनियस सिस्टम है लैम्डा म्यू डेल्टा में। Yes sir. लैम्डा म्यू डेल्टा का जो सोल्यूशन है वो या तो इनफाइनाइटली मैनी होगा या यूनिक Infinitely होगा। many. Unique. यूनिक का मतलब 0 0 0, जो कि होना नहीं है। अरे हाँ Yes या ना? sir.
इसका Yes, मतलब sir. सोल्यूशन कैसा होगा? इनफाइनाइटली मैनी Infinitely many. इनफाइनाइटली मैनी मतलब डेल्टा है जो बनेगा वो क्या होगा? जीरो जीरो फॉर लैम्डा म्यू डेल्टा नॉन जीरो, डेल्टा क्या होगा? जीरो। 0. यही डेल्टा ऊपर लिख दिया था मैंने डायरेक्ट। यस सर यस सर Yes, sir. अब आया समझ में कहाँ से आया ये? यस सर Yes, यस sir. सर इतना काम हम बार बार क्वेश्चंस में नहीं करेंगे नहीं करेंगे. हम डायरेक्ट लगाएंगे। ये तो अभी आपने लीनियरली डिपेंडेंट से पढ़ा है। अभी जब हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे तो ये स्टेटमेंट एक लाइन में लिख देंगे, बट अभी के लिए ये स्टेटमेंट ऐसे प्रूव होता है। ये प्रूविंग समझ में, ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है वो इसी प्रूविंग पे होता है। इस प्रूविंग में हमने क्या किया? तीन वेक्टर का आई जे के में रिलेशन दिया था, हमने आई जे के कोफिशिएंट निकाले। आई जे के ऑलवेज नॉन कोप्लेनर होते हैं, इसका मतलब उनके कोफिशिएंट से बनने वाली जो इक्वेशंस होंगी उस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी रूट्स तभी होंगे जब उसका डेल्टा क्या होगा? यानी ये सॉल्यूशन ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल? नॉन ट्रिवियल कितने लोगों को लॉजिक? अब तीन वेक्टर आपको दिए और लैम्डा पूछ ले और कह दे तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो लैम्डा निकालने के लिए सीधा अब ये रिजल्ट लगा दोगे, आई जे के कोफिशिएंट से बनने वाले डिटरमिनेंट को उठा के जीरो करके आंसर निकाल दोगे। कितने लोग ये कहानी समझ रहे हो? यस देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर पढ़ेंगे और वेक्टर को इक्वेशंस में डील करना और सिखाएंगे। बस सर 1 सेकंड रुक जाइए. सर पूछो। सर वो वाला जो डाउट था वो बता देंगे। x1 y1 और z1 है एक पॉइंट और उससे लेके लाइन बनाई गई x2 y2 z2 तक। ये सिंपल लाइन सेगमेंट क्यों नहीं है? आप बता रहे थे प्लेन है ये। अरे 3D में चला गया ना। तो सर 3D में भी तो एक पॉइंट ही तो होगा और दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चाहे जैसा भी बनाओ एक लाइन ही तो जाएगी लाइन वहां पे। बेटा ये 2D नहीं 3D लाइन है, हम बस ये बता रहे हैं। ये XY प्लेन में लाइन नहीं है, हाँ ये ये तो है। XYZ प्लेन में लाइन है। हाँ सर। हाँ हाँ, तो सर उससे उससे सेंट्रोइड निकालने में दिक्कत क्या थी? इसे तो उससे निकाल ही तो सकते थे सेंट्रोइड भी। तो उससे सेंट्रॉइड वही तो आएगा, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। हाँ पूछ क्या रहे हो तुम? हाँ तो यही पूछा था आपने, बोल दिया था कि नहीं जेड से ऐसे नहीं निकाले, ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए 3D अलग से समझना पड़ेगा। हमने कहाँ कहा था पता है तुमको? ये बात सेंट्रॉइड में नहीं कहा था, हमने बात ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर में बोली थी कि वहां पे आप ऐसे परपेंडिकुलर इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा हमने कहा क्या बोला है वो सुना करो पहले गधे।